हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेक्स्टर कैम नीट। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं रेडॉक्स रिएक्शंस के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट को कंप्लीट किया, जो रेडॉक्स रिएक्शन के साथ मिलकर स्टोइचियोमेट्री नामक चैप्टर को कंप्लीट करता है। मोल कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने सारे कंसंट्रेशन टर्म्स देख लिए, केवल टाइट्रेशन बचा है। टाइट्रेशन को हम लोग रेडॉक्स के बाद ही लेंगे दो क्लास में, जिससे कि तुम पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली टाइट्रेशन को समझ पाओ अच्छे से। इतने कंफ्यूज आ रहे हैं कि बिल्कुल इनको तो नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग इसे करते रहेंगे, है ना। जब तक है जान, जब तक है जान, जब तक है जान टाइप है, तो पढ़ाना तो जरूरी है, क्योंकि कुछ लोग तो पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, तुम लोग बाकी लोगों तक पहुंचाओगे, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करोगे तो हो जाएगा। बाकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज है उसके नाम पे हम लोग पीवाईक्यू सेशंस करने वाले हैं। फटाफट जल्दी से जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट होता जाएगा हम लोग पीवाईक्यू सेशंस भी करते रहेंगे, 2007 से लेके 2026 तक के। ठीक है, रीनीट तक के कंप्लीट करेंगे। और हम लोग एमर्स नाम से एक पेड बैच भी लाए हैं, जो शिक्षा नेशन के प्लेटफॉर्म पे, वहां पे जाके तुम इसे लॉग इन करके कल से उसकी क्लासेस शुरू हो रही हैं। इनफैक्ट आज से ही क्लासेस शुरू हो रही हैं, तो तुम उसे देख सकते हो, वहां पे भी जाके एनरोल कर सकते हो। केवल 2000 रुपए का कोर्स है, अच्छे से वहां पे पढ़ सकते हो। पीसी जेड भी तीनों चारों चीजें, ठीक है ना। तो हम लोग बात करना शुरू करते हैं। आज रेडॉक्स रिएक्शन की बात करें। रेडॉक्स बेसिकली जो शब्द मिलके बना है वो दो चीजों से बना है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। किन दो चीजों से मिलके बना है? ये बना है रेड और ऑक्स से। रेड स्टैंड्स फॉर रिडक्शन एंड ऑक्स स्टैंड्स फॉर ऑक्सीडेशन। इसे समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। तो बात करते हैं मास्टरिंग रेडॉक्स रिएक्शंस, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसे हम लोग कायदे से समझने की कोशिश करेंगे कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां से कहां की तरफ हो रहा है। भाई पढ़ना जरूरी है, सबको पढ़ना पड़ेगा, अगर नहीं पढ़ोगे तो दिक्कत होगी। रेडॉक्स को ध्यान रखना जरूरी काम है, ठीक है ना। तो इसे करेंगे हम लोग ढंग से, क्योंकि ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी काम आएगा। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दो पार्ट में हम लोग रेडॉक्स को डिवाइड कर सकते हैं। तो ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन कह सकते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसे बड़ा करके इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो Na क्या हुआ? ऑक्सीडाइज हो गया। Na ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया और Na प्लस बन गया, तो क्या बन गया? सोडियम कैसा हो गया? ऑक्सीडाइज हो गया। जैसे अगर हम कहें कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन की बात करें, तो हम ऐसे लिख दें कि Na प्लस ट्वाइस Na प्लस हाफ O2 गिव्स Na2O। तो इसमें क्या हुआ? सोडियम इज ऑक्सीडाइज्ड, सोडियम इज ऑक्सीडाइज्ड। लॉस ऑफ हाइड्रोजन वाला लिखा हो तो ऐसे लिख सकते हैं कि अमोनिया को हमने डिसोसिएट किया, किसमें? N2 प्लस थ्राइस H2 में। तो इसमें नाइट्रोजन का क्या हुआ? नाइट्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड, नाइट्रोजन इज ऑक्सीडाइज। सबके एग्जाम्पल लिखे जा सकते हैं, लेकिन जो मेन बात है वो हमें लिखनी है किसके लिए? मेन बात लिखनी है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो हम कहेंगे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो सिंपल बात है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। सेम एज रिडक्शन में क्या करेंगे? इसका जस्ट अपोजिट कर देंगे। क्या? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड रिडक्शन। जैसे Fe3+ ने 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए तो Fe बनाया, तो Fe3+ क्या हो गया? रेड्यूस हो गया। Fe3+ क्या हुआ? रेड्यूस हो गया। आसानी से बात समझ में आनी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और बिल्कुल रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन में हम कैसे लिख सकते हैं कि अगर हम ऑक्सीजन को रिमूव कर दे तो हम क्या कहेंगे? ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे तो ऑक्सीडेशन हुआ, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिवर्स रिएक्शन लिख दो N2 प्लस थ्राइस H2 की, तो उसमें क्या होगा कि हाइड्रोजन जो होगा वो, जो नाइट्रोजन होगा वो क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक डेफिनेशन हो गई ऑक्सीजन और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की। ठीक, तो ऑयल रिग इसे याद कर रख सकते हैं। ऑयल रिग का मतलब क्या है? ऑयल रिग ध्यान समझ लेना भाई। ऑयल रिग का क्या मतलब है? ऑक्सीडेशन इज लॉस, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर लिख दें हम ऑयल रिग याद रखोगे, ये ट्रिक समझ लो। मतलब इतनी छोटी सी है, फिर भी अगर तुम पहली बार देख रहे हो तो तुम्हारे लिए काम आई। ऑयल रिग को हम लोग याद रख सकते हैं। ठीक, ऑयल मींस ऑक्सीडेशन इज लॉस एंड रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, आगे बात करते हैं। अब टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस की बात करें तो हम लोग पहले बात करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन की। इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शंस कौन सी होंगी? इंटरमॉलिक्यूलर मतलब कि दो डिफरेंट सब्सटेंस होंगे जो इनका ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा होगा। जिंक की रिएक्शन कॉपर सल्फेट से कराई, जिंक सॉलिड ले लो, कॉपर सल्फेट एक्वस ले लो। और तुमने बचपन में पढ़ा था कि जिंक को हम लोग कॉपर सल्फेट के बर्तन में नहीं रख सकते, जबकि कॉपर सल्फेट को हम जिंक के बर्तन में नहीं रख सकते, जबकि जिंक सल्फेट को कॉपर सल्फेट के बर्तन में
अरे यार कॉपर, जिंक सल्फेट को कॉपर के बर्तन में रखा जा सकता है। तो ये हो गया क्या, एक्वस, और ये हो गया क्या, सॉलिड। हम लोगों ने क्या कहा कि हम लोग जिंक को के बर्तन में कॉपर सल्फेट एक्वा सोल्यूशन नहीं रख सकते ड्यू टू दिस रिएक्शन। तो जिंक यहाँ पे क्या था, ऑक्सीडेशन नंबर 0 थी, 0 से +2 में गया तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हुआ, और कॉपर +2 से 0 में आ गया तो इसका क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। फिर इसके बाद बात आती है इंट्रामोलिकुलर। भाई इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन हो गई, दो अलग अलग चीजें ऑक्सीडाइज हो रही है। इंट्रामोलिकुलर स्पीशीज में क्या होगा कि सेम मॉलिक्यूल में दोनों काम हो रहे होंगे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों सेम काम हो रहे होंगे एक ही मॉलिक्यूल के अंदर। एक ही मॉलिक्यूल के अंदर जब सेम काम हो रहे होंगे तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि सेम एटम के साथ हो रहे हो, दो अलग अलग तरह के एटम्स होंगे एक मॉलिक्यूल में, किसी एक का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, किसी एक का रिडक्शन हो रहा होगा। तो अगर हम इसे देखें तो अमोनियम डाइक्रोमेट जो है वो ऑरेंज रिएक्टेंट है, ऑरेंज कलर का होता है। यहाँ पे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -3, क्रोमियम की +6, यहाँ पे नाइट्रोजन 0 पे आ गया और क्रोमियम +3 पे आ गया। और क्रोमियम कैसा होता है, ग्रीन कलर का प्रोडक्ट होता है, और इसे वोल्केनो रिएक्शन कहते हैं। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, वोल्केनो रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि बहुत सारी हीट प्रोड्यूस होती है। तो इसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन हो गया और क्रोमियम का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इस इंपॉर्टेंट रिएक्शन को याद भी कर सकते हो, डायरेक्ट पेपर में पूछी जा सकती है कि रिएक्शन क्या होती है ना। डी ब्लॉक की रिएक्शन है कि अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करेंगे तो नाइट्रोजन बनेगी, Cr2O3 बनेगा, पानी बनेगा और वाटर हीट निकलेगी। ठीक है, तो ये इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शंस की बात हो गई। अब हम लोग बात करते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शंस की। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होगा कि डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होगा कि ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट क्या होंगे, डायरेक्ट कांटेक्ट में होंगे एक दूसरे के डायरेक्ट कांटेक्ट में होंगे ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट। तो कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में हमने जिंक की रॉड डाल दी तो इसमें हीट प्रोड्यूस होगी, और रिएक्शन क्या होगी भाई कि कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन था अभी हम लोगों ने लिखी थी, और जिंक की रॉड डाली तो क्या बन गया था, कॉपर बन गया था और जिंक सल्फेट बन गया था। ठीक है, तो ये डायरेक्ट है क्योंकि ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट दोनों क्या है, एक दूसरे के डायरेक्ट कांटेक्ट में है। इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर्स इन डिफरेंट वेसल्स, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फोर्स टू ट्रेवल थ्रू एन एक्सटर्नल वायर। एक्सटर्नल वायर से हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके एक दूसरे से ट्रांसफर कराएंगे। ठीक, तो हमने क्या किया कि एक मिक्सचर ले लिया, एक सोल्यूशन लिया जिसमें हमने क्या लिया, जिंक सल्फेट ले लिया यहाँ पे, और यहाँ पे ले लिया कॉपर सल्फेट। इसमें जिंक की रॉड लटका दी और इसमें कॉपर की रॉड लटका दी। कॉपर की रॉड देखोगे तुम्हें कॉपर कलर की बनी हुई है बढ़िया, और जिंक की रॉड जिंक कलर की बनी हुई है। अब इसमें ध्यान रखने की बात यह है कि जिंक जो होता है वो एनोड होता है, और एनोड निगेटिव इलेक्ट्रोड है। एनोड कैसा है, निगेटिव इलेक्ट्रोड है। एनोड क्या है, निगेटिव इलेक्ट्रोड है, और कैथोड कैसा है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, तो इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जाएंगे, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे होंगे। इलेक्ट्रॉन निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे होंगे, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐसा होगा। और बीच में जो हमने लगाया वो हमने लगाया क्या, सॉल्ट ब्रिज लगाया। सॉल्ट ब्रिज जो होता है हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आगे पढ़ेंगे, ये क्या करता है, इसमें हम लोग अगर अगर सोल्यूशन ले लेते हैं, अगर अगर सोल्यूशन ले लेते हैं, या फिर जिलेटिन ले लेते हैं, या फिर KCl ले लेते हैं ना। और इसका काम क्या होता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखना। इसका काम क्या होता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखना इसका काम है, तो हम इसे ले सकते हैं। ठीक, तो ये इसमें ऑक्सीडेशन अलग हो रहा है, रिडक्शन अलग हो रहा है। तो अगर हम इसकी रिएक्शन लिखना चाहें, ठीक, तो देखो इसमें और क्लियर बनाया है। इसमें क्या किया, जिंक की रॉड ली, एनोड है, निगेटिव इलेक्ट्रोड है, जिंक की रॉड ली, निगेटिव इलेक्ट्रोड है, और जिंक का एक्वा सोल्यूशन ले लिया, और कॉपर सल्फेट का एक्वा सोल्यूशन ले लिया, कॉपर की रॉड ले ली। सॉल्ट ब्रिज में KCl सोल्यूशन या अगर अगर सोल्यूशन, यही हम लोगों ने लिखा था अभी। ठीक, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है लेफ्ट टू राइट। तो हम इसे याद कैसे रखेंगे कि जिंक का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो अगर हम इसकी रिएक्शन लिखें, रिएक्शन इधर नहीं लिखी, रिएक्शन लिखते हैं, तो एनोड पे क्या हो रहा होगा, एनोड पे क्या होगा, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा। अगर हम इसे थोड़ा सा यहीं पे लिखने की कोशिश करें, 1 मिनट देना मेरे को, देखता हूं अगर यहीं पे लिख जाएगा तो यहीं पे लिख देंगे। ठीक है, छोटा हो गया थोड़ा, यहीं पे लिख देंगे। ठीक, जिंक का क्या हुआ, यहां पे जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ। एनोड पे क्या हुआ, एनोड पे ऑक्सीडेशन हुआ।
किसका? जिंक का। एनोड पे जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ तो जिंक सॉलिड कन्वर्ट हो गया जिंक +2 एक्वस में +2 इलेक्ट्रॉन्स। और कैथोड पे क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। कैथोड पे क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। और कॉपर 2+ जो एक्वस था, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर सॉलिड बना दिया। ओवरऑल इक्वेशन जो आ गई वो आ गई जिंक सॉलिड प्लस कॉपर 2 एक्वस गिव्स यू कॉपर सॉलिड प्लस Zn2+ एक्वस। ठीक, तो ये ओवरऑल इक्वेशन आ गई। अब हमें ये पता लग गया कि जिंक हमारा कैसा है? एनोड है, निगेटिव इलेक्ट्रोड, और यहां पे क्या होता है? यहां पे होता है ऑक्सीडेशन। जिंक हमारा क्या है? एनोड है, निगेटिव इलेक्ट्रोड है, और होता है ऑक्सीडेशन। फिजिक्स में एनोड पॉजिटिव होता है, लेकिन ध्यान रखना जहां पे भी ऑक्सीडेशन होगा वो एनोड होगा, और जहां पे रिडक्शन होगा वो कैथोड होगा। तो तुम इसे ऐसे याद कर सकते हो। एक तो याद कर सकते हो LOAN, लोन, विच इज कॉल्ड लेफ्ट में कौन है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। लेफ्ट में क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है एनोड पे, और वो कैसा है? निगेटिव है। या फिर AOCR याद रख कर सकते हो, एनोड ऑक्सीडेशन, कैथोड रिडक्शन। यार ये तो सिर्फ कैथोड प्रोडक्शन होता तो मेरे नाम ही याद रख लेना, CR लिखा हुआ है ना, चैतन्य रस्तोगी से CR आ जाएगा। तो कैथोड पे क्या होगा? रिडक्शन होगा। ठीक है, आराम से ये बात ध्यान रख पाएंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। ठीक, आगे बात कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं, इसे लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन की। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि द सेम कंपाउंड और सब्सटेंस गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड इज कॉल्ड डिस्प्रोपोर्शनेशन। जब सेम कंपाउंड का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं एक साथ तो उसे हम कहते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन। जैसे अगर हम ब्रोमीन के ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, ब्रोमीन को हम लोग OH- में डाल दे तो ब्रोमीन -1 और +5 में चला जाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? -1 में गया तो रिडक्शन हो गया, +5 में आ गया तो ऑक्सीडेशन हो गया। तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, फिर बात आती कॉम प्रोपोर्शनेशन। कॉम है, कौन नहीं है, कॉम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। कॉम प्रोपोर्शनेशन इज रिवर्स ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन व्हेन टू डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स of an element convert into a single oxidation state is called कॉम प्रोपोर्शनेशन। जैसे अमोनियम नाइट्राइड को हीट करें, इसे हीट करें तो इसमें जो नाइट्रोजन है ये वाला, इसमें ये एरो थोड़ा सा गड़बड़ बन गया यार, ये वाला एरो जो है ये वाला -3 है और ये वाला +3 है। ठीक, जब इसे हीट करते हैं तो हीट करने से क्या बन जाता है? हीट करने से इससे बनता है हमारे पास N2+ वाटर बन जाता है, और दोनों की ऑक्सीडेशन नंबर 0 आ जाएगी। तो नाइट्रोजन -3 से और +3 से कन्वर्ट होके कहाँ चला गया? 0 में चला गया। तो इसे हम कहेंगे कॉम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। मतलब क्या? डिस्प्रोपोर्शनेशन का उल्टा। ठीक है, क्लियर हो? वही बात, यहां तक इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए भाई। मतलब नीट की तैयारी कर रहे हो, थोड़ा जोर शोर से तो लगना ही पड़ेगा यार। और यार चैनल को पुश जरूर चाहिए। मैं मतलब कितने दिन तक 100 व्यूज पे काम कर पाऊंगा मेरे को नहीं पता है ना, नहीं तो मैं जेई वालों को टाइम दूंगा, तुम्हारा वाला टाइम उठा के जेई वालों को दे दूंगा, उन लोगों का ज्यादा फायदा होगा ना, क्योंकि कम से कम ज्यादा ऑडियंस तो देख रही है। अब ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? ये तो हो गई थी टाइप्स ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के बाद हम लोग बात कर लेते हैं ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड और लॉस्ट बाय एन एलिमेंट ड्यूरिंग द चेंज फ्रॉम ए फ्री स्टेट टू ए कंबाइंड स्टेट। ठीक, तो किसी फ्री स्टेट से कंबाइंड स्टेट में आने पे जितने इलेक्ट्रॉन लूज या गेन किए हैं उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर की डेफिनेशन कई लोगों को नहीं आती, प्लीज कमेंट करके बताना कि आती थी या नहीं आती थी। क्या कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस्ट बाय एन एलिमेंट इन द फ्री स्टेट in its conversion to a specified compound या फिर डिजायर्ड प्रोडक्ट। कहीं पे भी अगर हमें जाना है तो कितना इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन हुआ है उसे हम क्या कहेंगे? दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर।
तो इसमें हम लोग रूल सीख लेते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर के रूल्स क्या होते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट का रूल नंबर 1 क्या कि फ्री स्टेट रूल क्या होता है। फ्री स्टेट रूल ये कहता है कि अनकंबाइंड या फ्री स्टेट में, अनकंबाइंड या फिर फ्री स्टेट में द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एवरी एलिमेंट इज ऑलवेज जीरो। मतलब जिस फॉर्म में वो नेटिव प्लेस में मिल रहा है, नेटिव स्टेट में मिल रहा है, या वो कंबाइंड स्टेट में नहीं है, तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी, जीरो होगी। सोडियम की जीरो हो गई, ऑक्सीजन की जीरो, नाइट्रोजन की जीरो, हीलियम की जीरो, एसिड की जीरो। जिस फॉर्म में वो एग्जिस्ट कर रहे हैं एलिमेंटल फॉर्म में, उसमें ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ जाती है, ऑक्सीडेशन नंबर जीरो आ जाती है। ठीक, फिर बात करते हैं रूल नंबर 2 का कंबाइंड स्टेट में। कंबाइंड स्टेट में हम लोग कैसे निकालेंगे, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन के लिए देखें तो एफ की ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा कितनी होती है, -1 होती है। एफ की ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -1 होती है। अदर हेलोजेंस में हैलाइड्स के लिए -1 होगी, एक्स माइनस की वैल्यू। ठीक, हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन द स्विच कब होगा, जब हेलोजन नॉन मेटल से जुड़ा है तो +1 स्टेट में है। जब नॉन मेटल यानी कि HCl टाइप के Cl से जुड़ा हुआ है तो कैसा है, +1 स्टेट में है। जब -1 तब होगी जब वो हाइड्राइड बन जाएगा, जब मेटल से कनेक्ट होगा, जैसे NaH में है। तो ध्यान रख पाएंगे, जब मेटल से कनेक्टेड है तो -1, और जब नॉन मेटल से कनेक्टेड है तो +1। मेटल्स की ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे ग्रुप 1 के लिए +1 होती है, ग्रुप 2 के लिए +2 होती है। ऑक्सीजन की यूजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है, वाटर में देखोगे तो -2, लेकिन H2O2 जहां पे पेरोक्साइड लिंकेज होती है वहां पे -1 होती है, और OF2 में तो +2 होती है। ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसे ध्यान रखना कि OF2 में +2 होती है, और O2F2 में अगर लिख दें, O2F2 में लिख दें तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +1 भी होती है ऑक्सीजन की। ठीक, O2F2 में +1 भी होती है। तो अगर कोई ये सवाल पूछे कि ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 0 के अलावा कुछ हो सकती है, हो सकने के लिए +2 और +1 भी हो सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये सिंपल सी बात है कि हेलोजेंस की ऑक्सीडेशन स्टेट केवल फ्लोरीन की -1 होती है। बाकी जब हैलाइड कंपाउंड के साथ -1 बनाएंगे या फिर हेलाइड्स के फॉर्म में होंगे तो हम उन्हें क्या लिख देंगे, फिर हम उनके ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक, अब न्यूट्रल कंपाउंड की बात करते हैं। न्यूट्रल कंपाउंड के लिए रूल क्या है कि अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट इज 0। अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट्स इज 0। सारी ऑक्सीडेशन स्टेट का सम कितना होता है, 0 होता है। पॉलीएटॉमिक गैसेस के आयंस के लिए बात करें कि अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू द चार्ज ऑन आयन। कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर हमें Mn की ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है KMnO4 में, तो K की हो गई +1, Mn की हो गई x, ऑक्सीजन की हो गई -2, तो x की वैल्यू कितनी निकाली, +7 निकल आई, और इक्वल टू हमने 0 पुट किया था। क्यों, क्योंकि न्यूट्रल कंपाउंड था, क्योंकि न्यूट्रल कंपाउंड था, इसलिए हमने ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब टोटल ऑक्सीडेशन नंबर को क्या रखा था, 0 रखा था। ठीक, इसी तरह से ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन एंड कार्बोनेट निकालेंगे तो कार्बन की हो गई x, ऑक्सीजन की हो गई -2 × 3, -2 के बराबर हो गई, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। यहां से हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं आयंस की और एनाइंस की। ठीक है, अब मैक्सिमम वैलेंसी ट्रैप क्या होता है, देखो इसमें हम लोग बात करते हैं, थोड़े से क्वेश्चंस कर लेते हैं, लिख लेते हैं कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द अंडरलाइंड एटम। क्वेश्चन लिख लेते हैं, कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अंडरलाइंड एटम in the following compounds। ठीक, जैसे अभी हम लोगों ने KMnO4 लिखा था, KMnO4 में Mn की निकाली थी, ऐसे ही K2Cr2O7 में क्रोमियम की निकाल दो, H2SO4 में सल्फर की निकाल देते हैं। ठीक, SO3 2- में सल्फर की निकाल दो, फिर उसके बाद H2O7 में सल्फर की निकाल दो। कर लेते हैं थोड़े से क्वेश्चन, इसके प्रैक्टिस है ना। तो H2H2O8 में सल्फर की निकाल दो, H3PO4 में फॉस्फोरस की निकाल दो,
H4P2O7 में फॉस्फोरस की निकाल दो, CrO5 में क्रोमियम की निकाल दो, H2SO5 में सल्फर की निकाल दो, और लिख लो एग्जांपल्स। HNO3 में नाइट्रोजन की निकाल दो, K3CrO8 में K3CrO8 में Cr की निकाल दो। बस 12 बहुत है। एक एक करके निकालते हुए चलते हैं और फिर हम लोग इसे देख लेते हैं कि कैसे निकालेंगे। ठीक, ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हुए चलते हैं। जब ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हुए चलेंगे तो हम क्या कहेंगे कि KMnO4 में Mn के लिए हम क्या लिखेंगे, K की +1 हो गई, Mn की x हो गई, ऑक्सीजन की -2 × 4 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी 7। K2Cr2O7 निकालेंगे तो 1 × 2 + 2 × x प्लस -2 × 7 इज इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 6। H2SO4 में सल्फर की निकालेंगे तो यहाँ आ जाएगी 2 × 1 प्लस x प्लस -2 × 4 इक्वल्स टू 0, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 6। सल्फर में निकालें तो यहाँ पे हो जाएगी x प्लस -2 × 3 इक्वल्स टू -2, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। जब H2H2O7 में निकालेंगे तो 1 × 2 प्लस 2x प्लस -2 × 7 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। फिर H2H2O8 की निकालनी हो, H2H2O8 की निकालनी हो तो क्या होगा कि यहाँ पे 1 × 2 प्लस 2x प्लस -2 × 8 करेंगे तो इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू 7 आ जाएगी। जब x की वैल्यू 7 आएगी तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि सल्फर की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो सकती है, +6 हो सकती है। किसी भी एलिमेंट की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट उसके ग्रुप नंबर के बराबर हो सकती है, या ग्रुप नंबर -10 के बराबर हो सकती है, मैक्सिमम कोवेलेंसी के बराबर हो सकती है। तो लिख देते हैं, द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट of any element is equal to its group number, its maximum covalency लिख देते हैं। maximum covalency which is same as group number -10। ठीक, तो सल्फर की +6 हो जाएगी। H3PO4 में देखो ये 15 फैमिली का है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 + x -2 × 4 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5। अब ये हो गया क्या, ये हो गया 1 × 4 प्लस 2x प्लस -2 × 7 इज इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, यहाँ पे 5 आ जाएगी। CrO5 में जब निकालेंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर अगर हम x × -2 × 5 करेंगे तो ये 10 आ जाएगी, विच इज रॉन्ग। तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर लिखते कितनी, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +6 लिखते हैं। इट कम्स फ्रॉम द स्ट्रक्चर ऑफ CrO5, वो इस तरह से बनेगा। कैसे निकालेंगे इसके बारे में बात कर लेते हैं हम लोग, एक शीट और ले लेते हैं और बात करते हैं। जो हमने CrO5 बनाया, जब हमने CrO5 बनाया तो ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करने के लिए क्या करो, या तो पर ऑक्साइड लिंकेज काउंट करो और उनके ऑक्सीडेशन नंबर को -1 पुट करो। तो हमने सारे ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन स्टेट को -2 रख दिया था, जिसमें 4 ऑक्सीजन ऐसे हैं, जबकि इसमें जिनकी ऑक्सीडेशन नंबर -1 है। तो ऐसे में क्या करो कि जितने बॉन्ड है उतना माइनस चार्ज और उतना प्लस चार्ज एटम को देते चलो, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव वो से नेगेटिव और जितना पॉजिटिव वो से पॉजिटिव, और इन सबको सम कर दो, तो ये कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी।
बोलो। ऐसे ही जो टेंथ है वो क्या है, वो H2SO5 है। अब H2SO5 में सल्फर की मैक्सिमम 6 हो सकती है, क्योंकि अगर हम इससे निकालेंगे 2 + x, 2 + x + -2 × 5, तो इससे तो 8 आ जाएगी, विच इज रॉन्ग, विच इज रॉन्ग। ठीक है, विच इज रॉन्ग। तो हम इसे कैसे करेंगे, ये इस तरह से करेंगे। अब सल्फर पे -2 आ गया, ये +2 आ गया, ये -2 आ गया, ये +2 आ गया, ये -1 आ गया, ये +1 आ गया, यहाँ पे +1 आ गया, ये -1 आ गया, यहाँ पे -1 आ गया, इधर +1 आ गया। तो सल्फर की तो +6 आ गई, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में 0 आएगा और यहाँ पे +1 आ जाएगी। तो एक बॉन्ड ऐसा है जिसमें क्या पेरोक्साइड लिंकेज है, तो इसलिए ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। ठीक है, ये निकालना आना चाहिए, ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं। अगला क्या कर रहा है, HNO3 और K3CrO8 दोनों को लिख लेते हैं। HNO3 में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है, तो ये आ जाएगी कितनी, +5 आ जाएगी। 1 + x + -2 × 6 = 0, तो ये कितनी आ जाएगी, +5 आ जाएगी। अगला देखते हैं K3CrO8। K3CrO8 की बात जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा हमें CrO8 का। और यहाँ पे -3 चार्ज आ गया। ठीक, तो ये आ गया -1 + 1 -1 + 1 -1 -1 + 1 -1 + 1 -1 + 1 -1 + 1 -1, तो 8 ऑक्सीजन पे आ जाएंगे। तो प्लस का 8 आएगा, माइनस का 3 आएगा, तो नेट ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। ठीक है, सब पे -1 आ जाएगा, और इस पे कितना हो जाएगा नेट, +1 +1 और लिखते जाओ तो 8 + 1 आ जाएंगे। लेकिन -3 चार्ज पहले से क्रोमियम पे हो रखा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ जाएगी, माइनस की, सॉरी कितनी आ जाएगी, +5 आ जाएगी। ठीक, तो हम लोग ये बात समझ गए, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आ गया, स्ट्रक्चर से भी निकालना आ गया। जैसे अगर हमें H2SO4 का भी मैंने निकाल के तुम्हें दिखाई दिया तो हम निकाल लोगे। अब मैक्सिमम वैलेंसी ट्रैप क्या होता है, कि जैसे अगर हम बात करें कैरोज एसिड का, इसका नाम याद रखना, H2SO5 का हम लोगों ने बताया कैरोज एसिड होता है। तो अगर ब्लाइंड मैथ करोगे तो कितनी आएगी, 8 आ जाएगी, विच इज रॉन्ग। जबकि इसमें एक परोक्साइड लिंकेज है, परोक्साइड लिंकेज की वजह से जो मैथ लगानी पड़ेगी वो इस तरह से लगाएंगे, लेकिन बेटर क्या रहेगा कि अब मैथ ना लगाएं और हम लोग माइनस प्लस लिख के करें। तो इसमें -2 दे दें, इसे +2 दे दें, इसे -1, इसे +1, नीचे से -2 +2, यहाँ से -1 और +1। तो ये पूरा देख लो ध्यान से, ये +6 के बराबर आ रहा है, और ये परोक्साइड लिंकेज है, तो परोक्साइड की तो ऑक्सीडेशन नंबर -1 और -1 ही होनी चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को भी। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं, अब हम लोग बैलेंस इक्वेशन की बात करते हैं। ठीक, अब हम जब बैलेंस इक्वेशन की बात करते हैं तो एक रिएक्शन को कब बैलेंस इक्वेशन कहा जाता है, इस बारे में बात होगी। तो इक्वेशन इज सेड टू बी बैलेंस ओनली व्हेन द चार्जेस एज वेल एज एटम्स आर बोथ बैलेंस्ड। दोनों में हम लोग क्या होने चाहिए, बैलेंस होने चाहिए। तो इसके दो मेथड है, एक ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है, ठीक, और एक है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ये बेसिकली जब रिएक्शन पूरी फुल दी हो तो उसके लिए बढ़िया रहता है, और ये ऐसे या बेसिक मीडियम में इक्वेशन को स्पेसिफाई दिया हो या आयनिक इक्वेशन दी हो तब बेटर रहता है। तो एक एक करके हम लोग ऑक्सीडेशन मेथड को पहले हम लोग सीख लेते हैं ना। तो हम लोग डाल लेते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, लाइन डाल लेते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि पहले हम लोग रिएक्शन एक देख लेते हैं और उसे बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। सबसे पॉपुलर रिएक्शन जो है वो तुम्हें पता होगा कि MnO4 का ऑक्जेलिक एसिड से टाइट्रेशन, इस बार नीट 2026 के क्वेश्चन पेपर में भी था, प्लस H2SO4 गिव्स MnSO4 प्लस K2SO4
प्लस CO2 प्लस H2O। हम लोग ये देख रहे हैं, ठीक। अब इसे देखने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी एलिमेंट जिनकी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रही है उन्हें लिखने की कोशिश करेंगे। तो हमें पता है कि Mn की ऑक्सीडेशन नंबर +7 आ जाएगी, यहाँ पे कार्बन की +3 आ जाएगी, Mn की +2 आ गई और कार्बन की +4 आ गई। बाकी सब स्पेक्टेटर आयंस हैं तो उनकी चिंता हमें करने की जरूरत नहीं है। H2SO4 दिया हुआ है तो मीडियम हमारा एसिडिक है। ये कौन सा है, मीडियम हमारा जो है वो एसिडिक है, जबकि फुल इक्वेशन दी तो एसिडिक बेस की चिंता ज्यादा करने की जरूरत होती नहीं है, फिर भी हम लोग कर लेते हैं। अब जिनकी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुई है उनके पहले चेंज लिख लेते हैं। तो Mn में कितने इलेक्ट्रॉन गए, Mn में कितने का चेंज आया, 5 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आया। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज आया, एक कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर 3 से 4 गई तो 2 कार्बन है, तो नेट चेंज कितने का आ जाएगा, 2 कार्बन का आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन का। या तो मैं ऐसे लिख लो, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर C2 की कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी, तो 6 से 4 गई तो 2 का चेंज आ गया। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसे क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो इसका Mn का क्या हुआ था, रिडक्शन हुआ था इसका, और इसका ऑक्सीडेशन हुआ था। तो ऑक्सीडेशन का रिडक्शन में, रिडक्शन का ऑक्सीडेशन में हम लोगों ने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया, ये बन गया ट्वाइस KMnO4 ट्वाइस KMnO4 प्लस 5H2C2O4 प्लस H2SO4 गिव्स। अब इधर वाली इक्वेशन में तो कुछ करना नहीं है, तो यहां पे पहले ऐसे ही लिख लो, केवल रिएक्टेंट साइड में ही करेंगे मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट साइड में मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। K2SO4 प्लस CO2 प्लस वाटर, ठीक। तो पोटेशियम इधर कितने, 2, उधर भी 2 बराबर है। केवल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सबको बैलेंस कर दो। तो यहाँ पे Mn 2 हो गए तो Mn 2 कर दिए, यहाँ पे कार्बन 10 है तो कार्बन 10 कर दिए, और यहाँ पे सल्फर कितने हो गए, सल्फर हो गए 3, तो यहाँ पे 3 कर दिया। तो अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन ऑल थिंग्स और ऑल एटम्स आर बैलेंस्ड बाय हिट एंड ट्रायल, ठीक। तो ये लिख देते हैं, अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन all the atoms are कैसे होंगे, बैलेंस्ड बाय हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल्स ने बैलेंस कर दिया। नाउ वी विल बैलेंस ऑक्सीजन्स। तो इधर ऑक्सीजन काउंट करो यार, कितने आ रहे हैं ऑक्सीजन, इधर आ रहे हैं, यहां से आ रहे हैं 8, यहां से आ रहे हैं 20 और यहां से आ रहे हैं 12, तो टोटल ऑक्सीजन आ गए 40। यहां से आ गए 8, यहां से आ गए 4, 12 और यहाँ पे आ गए 22, तो यहाँ पे आ गए 20, तो ये हो गया 32। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 8H2O कर दिया तो बैलेंस होगा। अब हाइड्रोजन काउंट कर लो, अगर रिएक्शन न्यूट्रल रिएक्शन है तो हाइड्रोजन अपने आप बैलेंस हो गए होंगे। अगर रिएक्शन कैसी है, न्यूट्रल रिएक्शन है, तो हाइड्रोजन अपने आप बैलेंस हो गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक। एक क्वेश्चन और करके दिखा देते हैं हम तुम्हें, ये बैलेंस रिएक्शन आ गई, एक क्वेश्चन और कर देते हैं, लिख लेते हैं कि क्वेश्चन लिख लेते हैं, AH2S5 प्लस HNO3। अब हिट एंड ट्रायल से जो लोग सोचते हैं हमारे तुक्के लग जाएंगे, वही इस रिएक्शन में लाके देखा ना, H3ASO4 प्लस H2SO4 प्लस NO2। वाटर हम लोग बाद में लिख लेंगे, वाटर की कोई कमी नहीं, हम लोग वाटर बाद में जोड़ घटा लेंगे। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करना है तो पहले हमने ऑक्सीडेशन नंबर लिखना शुरू करी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के बाकियों की लिखते हैं। तो आर्सेनिक की +5 हो गई, सल्फर की -2 हो गई, नाइट्रोजन की +5 हो गई। आर्सेनिक +5 में, सल्फर +6 में और नाइट्रोजन आ गया +4 में। तो सल्फर में कितने का चेंज आया, एक सल्फर के लिए कितने का चेंज आया, एक सल्फर के लिए आया -2 से 6 यानी 8 का चेंज आया। तो 8 × 5 यानी कि 40 का चेंज आ गया। इसमें इलेक्ट्रॉन निकले ना,
इसमें से इलेक्ट्रॉन निकले और इसमें गए, एक इलेक्ट्रॉन का इसमें चेंज आया, तो एक का इसमें मल्टीप्लाई किया, इसमें मल्टीप्लाई किया, तो ये बन गया AS2S5 प्लस 40HNO3। देख रहे हो ये नंबर तो सोच भी नहीं पाते ना भाई, ये नंबर तो हम लोग सोच भी नहीं पाते अपने आप। तो 40HNO3 बन गया, तो बन गया क्या, H3ASO4 प्लस H2SO4 प्लस NO2। ठीक, तो अब यहाँ पे आर्सेनिक और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी सब बैलेंस करना है, तो आर्सेनिक बैलेंस कर दिए, 2 आ गए, दूसरे कलर के पेन से कर देता, 2 आर्सेनिक आ गए, 40 NO2 आ गए, सल्फर आ गए कितने, 5। ठीक, सल्फर आ गए कितने, 5, बाकी सब कुछ बैलेंस हो गया। अब इधर ऑक्सीजन देख लो, इधर 120 ऑक्सीजन से, और इधर कितने आ रहे हैं, 8 प्लस 20 प्लस 80, यानी कि 108 आ रहा है। तो जितना डेफिसिट है उतने क्या करो, वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दो। अब ऑक्सीजन काउंट कर, ऑक्सीजन हो गया बैलेंस, अब हाइड्रोजन काउंट कर लो। इधर हाइड्रोजन कितने थे, 40 हाइड्रोजन थे, 40 हाइड्रोजन से इधर हाइड्रोजन काउंट करोगे तो हाइड्रोजन कितने आ जाएंगे यार, हाइड्रोजन आ जाएंगे 6 प्लस 10 प्लस 24, यानी कि 40 आ गए, तो ये भी बैलेंस हो गई। तो रिएक्शन बैलेंस करके दिखा दी, जिससे तुम बैलेंस कर पाओ अपने आप आसानी से हो जाए, तुमसे कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए किसी को भी। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन मैंने करके दिखा दिए, आसानी से हो पा रहे बैलेंस, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को भी। अब बात करते हैं, ये वही बैलेंस रिएक्शन करके दिखाई है, तो इसे छोड़ देते हैं, है ना। अब बात करते हैं इसके बाद हम लोग आयन इलेक्ट्रॉन मेथड की, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड की बात करते हैं। जब आयन इलेक्ट्रॉन मेथड की बात कर रहे हैं, तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में क्या होगा, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में हमने मान लो एक रिएक्शन लिख ली Br2, ये सबसे पॉपुलर रिएक्शन है, और इसे मीडियम कैसा हो गया, बेसिक हो गया, तो Br माइनस और BrO3 माइनस आ गई। मीडियम कैसा हो गया, ये बेसिक मीडियम हो गया, ये OH माइनस है, तो इसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक, अब इसे बैलेंस करने के लिए क्या करो, इसके ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे 0 है, यहाँ पे -1 और यहाँ पे +5 है। तो पहले लिख लेते हैं रिडक्शन हाफ सेल। रिडक्शन हाफ सेल का मतलब क्या है कि हम लोग कैथोड की बात कर रहे हैं, तो रिडक्शन हाफ सेल में क्या हुआ, Br2 कन्वर्ट हो गए, चला गया Br माइनस में, यहाँ पे 2 कर दिया, Br हो गया बैलेंस। अब निगेटिव चार्ज बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दिए, तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई हमारी। ध्यान रखना कि चार्ज जो है हम लोग वो सबसे लास्ट में बैलेंस करेंगे, चार्ज जो हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में बैलेंस करेंगे। चार्ज कभी इनिशियली बैलेंस नहीं करते, सारे एटम्स को बैलेंस करने के बाद ही चार्ज को बैलेंस किया जाएगा, अदरवाइज चार्ज को बैलेंस करने से आंसर गलत आएगा। तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल की बात कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन हाफ सेल की बात करें, ऑक्सीडेशन हाफ सेल में क्या हो रहा था, Br2 कन्वर्ट हो गया किस में, BrO3 माइनस में, तो पहले Br को बैलेंस कर दिया, तो 2 Br हो गए। अब यहाँ पे कितने ऑक्सीजन हो गए, यहाँ पे ऑक्सीजन हो गए 6 ऑक्सीजन हुए, तो यहाँ पे 3H2O ऐड कर दिया, सॉरी 6 ऑक्सीजन हुए तो यहाँ पे 6H2O ऐड कर दिए, तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। अब ऑक्सीजन बैलेंस करने गए तो यहाँ पे कितने 12 हाइड्रोजन आ गए, तो यहाँ पे 12H+ ऐड कर दिया। अब क्योंकि रिएक्शन बेसिक मीडियम में हो रही है, लिखेंगे सिंस द रिएक्शन इज अकरिंग इन बेसिक मीडियम, since the reaction is occurring in basic medium, therefore adding, जितने H+ ऐड किए तो उतने ही OH- दोनों तरफ ऐड कर दो, तो OH- 12OH- ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि हम लोग एसिड तो ला ही नहीं सकते थे, तो दोनों तरफ ऐड करने से कोई भी नंबर कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो ये आएगा 12OH- प्लस 6H2O प्लस Br2 gives twice BrO3 minus plus 12H plus
प्लस 12OH माइनस 12H प्लस और 12OH माइनस मिलके क्या बना देंगे, 12 वाटर बना देंगे। 6 वाटर यहां से कैंसिल होके क्या बचेंगे, 6 वाटर बचेंगे। ठीक, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी Br2 प्लस 12OH माइनस गिव्स ट्वाइस BrO3 माइनस प्लस 6H2O। यहाँ पे 12 निगेटिव है, यहाँ पे 2 निगेटिव, तो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दिए। अब ये इक्वेशन नंबर हमारी हो गई क्या, 2। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई हमारी, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब इक्वेशन नंबर 1 में अगर हम 5 का मल्टीप्लाई कर दें जिससे कि इलेक्ट्रॉन सारे कैंसिल हो जाए और दोनों को ऐड कर दें, तो रिएक्शन बन जाएगी 5Br2 प्लस 10 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स 10Br माइनस। तो इन दोनों को ऐड करो जरा, तो देखो क्या होगा। जब ऐड करोगे तो तुम्हें पता लगेगा कि ये 10 इलेक्ट्रॉन से 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए। 5 और 1 मिलके 6Br2 आ गया प्लस 12OH माइनस आ गया गिव्स ट्वाइस BrO3 माइनस आ गया प्लस 10Br माइनस आ गया प्लस 6H2O आ गया। दो कॉमन आ रहा तो 2 कॉमन ले लेते हो, तो ये रिएक्शन बन जाएगी 3Br2 प्लस 6OH माइनस गिव्स 5Br माइनस प्लस BrO3 माइनस प्लस 3H2, और ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। तो स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो इसे रिएक्शन बैलेंस करना कोई मुश्किल काम नहीं रह जाएगा, आसानी से रिएक्शन बैलेंस हो पाएगी तुमसे भी। ठीक है, तो आराम से ये कर लोगे। घर पे थोड़ी रिएक्शंस की प्रैक्टिस करना है ना, जो भी तुम्हारे पास मटेरियल हो, जो भी मॉड्यूल हो, वहां से रिएक्शन को तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। कोई इसमें इफ बट किंतु परंतु जैसी बात नहीं है। तो हम लोगों ने यही बैलेंस करके दिखाई है तुम्हें रिएक्शन। ओवरऑल देखो ये रिएक्शन आ गई बैलेंस करके, ये पूरा इसमें प्रोसीजर लिखा हुआ है जिसे तुम फॉलो कर सकते हो। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे रोकते हैं। हम लोगों ने रेडॉक्स रिएक्शंस को बैलेंस करना सीख लिया। अब अगली क्लास जो होगी उसमें हम लोग रेडॉक्स रिएक्शंस के लिए एन फैक्टर्स के बारे में स्पेसिफिकली बात करेंगे। मैंने सोचा था कि 6 क्लास में मोल कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा या स्टोइचियोमेट्री खत्म हो जाएगी, लेकिन इट इज टेकिंग मोर देन दैट। क्या करें, आराम से पढ़ा रहा हूँ, तसल्ली से सब कुछ बता रहा हूँ, तो टाइम लग रहा है। ठीक है, और इससे ज्यादा लेंथ की भी जरूरत नहीं, कमेंट करके बताना अगर इससे ज्यादा लेंथ की जरूरत हो। तुम्हारा काम क्या है कि चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना, और मेरे को ये भी बताना कि यार कि क्या और जरूरत है, वो भी करेंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज आने वाली है, टेंशन मत लो। ठीक है, लाइव करेंगे। ठीक, चलो बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखो, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना। बाय बाय।